ये नारे लगा रहे हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कैसे लेंगे? 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान 1947 में हमने दे दिया। भारत में अलग अलग जगह स्मॉल पॉकेट्स बन रहे हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ घुस गए। भारत के विभिन्न जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का आक्रमण बढ़ चुका है। हमने देखा उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेलवे की जगह पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध अतिक्रमण करते हैं। जब सरकार के लोग उसको हटाने जाते हैं तो ये डीएम और एसपी पर पत्थरबाजी करते हैं। इन्हें कोई कानून का डर नहीं है, इन्हें कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये कोई भारत के संविधान को नहीं मानते। ये तो हाथ में पत्थर लेकर कहते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और हमको डराते हैं। वो अब्दुल देख रहा है, तुम बना लो आज अपना बंगला, गाड़ी, उसको पता है कि ये कल हमारा होने वाला है, क्योंकि एजेंडा क्लियर है गजवाए हिंद का। और ये अभी देवबंद ने बोला, फतवा जारी किया देवबंद ने पिछले महीने कि भारत को गजवाए हिंद करना है और उसके लिए लड़कों तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, हम आपका साथ देंगे और साथ में आपको शहीद का दर्जा भी देंगे। अब आप बताओ, खुली चुनौती देवबंद से आई। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे निपटेंगे उस चुनौती से? स्कूल तो अफगानिस्तान में बनाए, हॉस्पिटल भारत ने बहुत फंड दिया था, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिया। जो जर्नलिस्ट हम पर सवाल कर रहे थे कि भारत में माइनॉरिटी की आवाज़ बंद है, खतरे में है, वही अफगानिस्तान में आज वही जर्नलिस्ट हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं सड़क किनारे बैठ के। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं, उनका हाल हमने अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ। लेकिन हमारे ही भारत में ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे समक्ष है, चुनौती है हमारे समक्ष। हमने देखा है कैसे चुनावों में यहाँ पे बेदर्दी से हिंदुओं को मारा जाता है। संघ के कितने ही स्वयंसेवकों की हत्या बंगाल में हुई है, हमने देखा है। कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, हमने देखा है। जिस गुजरात से मैं आती हूँ, हमने वहाँ भी देखा है कि एक छोटी सी अवैध ढांचे को हटाने जब प्रशासन गया तो इन्होंने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, पुलिस चौकी जला दी, पुलिस वालों को मारा, वहाँ की गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियाँ जला दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि रेलवे की जमीन खाली करो, मगर जो अवैध घुसपैठिए है वो हमारे देश में अवैध तरीके से आते हैं और अपना नाजायज हक हाथ में पत्थर लेकर मांगते हैं। और हम हिंदू जो हमारा जायज है वो भी नहीं मांगते। हम वेट करते हैं कि भोजशाला का क्या चुकादा आता है, ज्ञानवापी का क्या चुकादा आता है, राम मंदिर का क्या आता है। और आ भी जाता है हमारे पक्ष में तो मौलाना साजिद जैसे लोग कहते हैं कि तुम आज बना दो राम मंदिर, कल जब हमारी संख्या बढ़ेगी और हमारे लोग आएंगे तो वो इसी राम मंदिर को ध्वस्त कर कर इस पर फिर से मस्जिद बनाएंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मौलाना साजिद ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा है। अब करे कैसे, निपटे कैसे? ये बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे बच्चों की हमें चिंता है। इसलिए तो मैं भी इतना रिस्की जीवन जी रही हूँ। मिल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं। केसेस हो रहे हैं, जेल में जाना पड़ रहा है। जिहादियों से तो संघर्ष है ही, लेकिन हमारे भीतर बैठे उन गद्दार हिंदुओं से भी हमारा संघर्ष है। क्या ऐसे ही मुगल और ब्रिटिशर इस देश में आ गए थे? द्वार तो हमारे ही अपनों ने खोले थे। इतिहास रहा है ना, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति संभाजी महाराज, इन सबको धोखा किसने दिया? इनके ही अपनों ने। तो हमें तो 10 दिशाओं से घेरा हुआ है और इन 10 दिशाओं से हमें बचना है। हम कभी अटैक मोड में आए नहीं, हमने तो हमेशा डिफेंस किया, मगर फिर भी जो पत्थर मार रहा है वो सेक्युलर हो गया और हम अपना डिफेंस कर रहे हैं तो हम कम्युनल हो गए। वो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का नारा लगाने के बाद भी सेक्युलर हो गया और हम अपना बचाव कर कर उनको एक्सपोज कर रहे हैं तो हम कम्युनल हो गए। वो कर रहा है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम बोल रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो हेट स्पीच है। प्रताड़ित हो रही हूं मैं भी। लग रहा होगा आपको, अरे दीदी का कितना अच्छा लाइफ है, हाँ सब लोग जा रहे हैं, फोटो भी खिंचवाते, दीदी से मिलना सबको बहुत अच्छा लगता है।
दीदी कितना ट्रैवल करती है, कितनी जगह जाती है, कितनी जगह भाषण देती है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, उसकी सभाओं में हजारों की संख्या में महिलाएं होती है। अंदर का भाव मैं खुद जानती हूँ, या मेरे महादेव को पता है कि कितनी चुनौतियां एक महिला के लिए होती है समाज में, जब वो धारा के विपरीत प्रवाह में बहकर काम करती है, जो धारा के साथ बहना स्वीकार नहीं करती है, जो चैलेंजिंग काम हाथ में लेती है, तो उसे उसके साथ ही आसपास के लोग ये कहते हैं, ये तुम मत करो, ये महिलाओं का काम नहीं है, तुम जाओ गांव में सैनिटरी पैड बांटो दीदी, ये भूमि अतिक्रमण में अवैध अतिक्रमण हटवाकर क्या ही कर लोगी, या लव जिहाद क्या जो काम आपने हाथ में लिया है उसमें क्या ही कर लोगी। बेटियों को कटते हुए नहीं देख सकती इसलिए बाहर निकली हूँ। 35 टुकड़े हमारी श्रद्धा के कोई आफताब कर ले ये नहीं देख सकती इसलिए बाहर निकली हूँ। लेकिन भारत की नारी शक्ति को सिस्टमैटिकली कमजोर किया गया है। कैसे किया गया है? सॉफ्ट पावर। क्या है सॉफ्ट पावर? कि बॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से महिलाओं को कमजोर कर रहा है। एकता कपूर जैसी महिलाएं अपने टीवी सीरियल के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के दिमाग खराब कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आती वेब सीरीज जो फेमिनिज्म के नाम पर फेमिनिस्ट आप हो और गलत तरीके से फेमिनिज्म को परिभाषित करती है। हम कहते हैं भारत की महिलाएं क्यों टारगेट हो रही है, प्रश्न आता है। तो हम कहते हैं कि यह है धरती माता, यह है भारत माता। यहाँ पर देवियों का नाम सदैव देवताओं से पहले लिया जाता है और भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता की सबसे बड़ी देन है। तो उसी परिवार व्यवस्था को खत्म कर दो। कहते हैं कि किसी भी देश को खत्म करने के लिए वहाँ पे बम बारूद गोला असला मिसाइल डालने की जरूरत है ही नहीं। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और यही षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। कैसे चल रहा है? कि भारत की एक महिला, क्योंकि मेजॉरिटी में हम हैं, तो मेजॉरिटी को खत्म करना है ना। गजवा हिंद कैसे होगा? तो मेजॉरिटी को खत्म करना है। तो मेजॉरिटी में चलाता कौन है? घर। तो महिलाएं चलाती है, परिवार व्यवस्था में रहती है। भारत की एक महिला 2 परिवार को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। उसका ही दिमाग खराब कर दो, क्योंकि गजवा हिंद का एजेंडा है, क्योंकि फतवा निकला हुआ है लव जिहाद करो। तो लव जिहाद के लिए करना क्या पड़ेगा? तो सॉफ्ट पावर के माध्यम से बॉलीवुड स्लो पॉइजन जो फ्रेजाइल माइंड में दे रहा है, वही तो है एक एजेंडा का स्वरूप। कि इन लोगों ने डिवाइड कर लिया कि बॉलीवुड 25 वर्ष तक की यंग बच्चियों को बिगाड़ने का काम करेगा, 25 से 35 वर्ष तक की विवाहित महिला को बिगाड़ने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करेगी। और जो महिलाएं जॉब करती है या बिजनेस करती है, जो नौकरी कर रही है, उन महिलाओं का दिमाग खराब करने का काम ओटीटी अपने वेब सीरीज के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? मैं आपको एक एक उदाहरण देती हूँ। अच्छा, एक बात और है कि जब लव जिहाद का संघर्ष होता है तो लव जिहाद के संघर्ष में सदैव पहला व्यक्ति जो जिसको हम अप्रोच करते हैं, मदद करे ना करे वो दूसरा प्रश्न है, पर पहला व्यक्ति जिसको हम अप्रोच करते हैं वो कौन होता है? पुलिस। पुलिस के दिमाग को भी खराब कर दो। कैसे षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि ये सॉफ्ट पावर है, देखकर करना है। अरे भोकाल वाली वेब सीरीज में उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा वाली वेब सीरीज में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। पीएसआई कांस्टेबल लेवल के लोग यही सोचते हैं, सब नहीं पर कुछ लोगों पर प्रभाव करती है फिल्में। तो 25 वर्ष तक की लड़कियों को बिगाड़ने का काम जो बॉलीवुड करता है, उसमें एक फिल्म आई थी अतरंगी रे। उस फिल्म में क्या दिखाया कि आज के बच्चों का क्रेज है सारा अली खान, और फिल्म में दिखाते हैं कि सारा अली खान जो है वो फिल्म की लीड हीरोइन है और उसको फिल्म में एक जिहादी से प्रेम हो जाता है। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव उसके खिलाफ होता है। सबने मिलकर उसको कैद कर लिया होता है। वो कैद में से भागती है, सबकी भावनाओं को ठोकर मारकर ट्रेन में बैठकर उसी जिहादी से निकाह करने के लिए वो घर से भाग जाती है। जब वो ट्रेन में होती है तो ट्रेन में फिल्म का दूसरा हीरो आता है जो कि हिंदू है। इनका क्लियर है, ये हीरोइन दिखाएंगे हिंदू की, ये हीरो दिखाएंगे
जिहादी, और उसमें फिर वो लव जिहाद का अपना एंगल चलाते हैं, क्योंकि बहन बेटियों के दिमाग खराब करने, क्योंकि एजेंडा गजवा हिंद का, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा है। फिल्म हिट हो या ना हो वो उनका एजेंडा है ही नहीं, पैसा कमाना इनका एजेंडा है ही नहीं, पैसा इनको ऑलरेडी मिल ही रहा है। तभी तो करीना खान, करण जौहर, आलिया भट्ट कहते हैं ना, मत देखो हमारी फिल्में, कर दो बॉयकॉट। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या कभी किसी वेंडर को, अपने क्लाइंट को ऐसा कहते हुए देखा कि मत आ मेरी दुकान पे, मत खरीद मुझसे सामान? नहीं कहता ना। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको पता है हमको एजेंडा दिया हुआ है बहन बेटियों के दिमाग खराब करने का, पैसा हमें ऑलरेडी मिल रहा है, फिल्म चले या ना चले वो तो कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो वो हीरो जो है वो उस ट्रेन में आता है, उसके सामने बैठता है ट्रेन की सीट पे, सामने वाली सीट पर, दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते। तब वो लड़का कहता है कि लड़की पूछती है लड़के से कि कहाँ तुम जा रहे हो? वो बोले मैं अपने गांव कल जा रहा हूँ, मेरा विवाह होने वाला है। तो क्या अच्छा लव मैरिज कर रहे हो? तो कहता है हाँ लव मैरिज कर रहा हूँ। तो वो पूछती है कि कैसे तुम्हारा लव हुआ, चलो हम दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो हीरो कहता है कि मैं जिस लड़की को बचपन से प्यार करता था वो मेरे गाँव की, वो मेरे समाज की, हम साथ में पले बड़े, और फाइनली मेरी उससे कल विवाह होने वाला है और मैं अपने ही विवाह में जा रहा हूँ। तो हीरोइन जो इसमें किरदार निभाती है सारा अली खान, वो कहती है ये और कोई लव स्टोरी है? तो वो कहता है और कैसी लव स्टोरी हो सकती है, मेरा बचपन का प्यार है, फाइनली हमारा कल विवाह हो रहा है, मेरे समाज की है, मेरे गांव की है। तो वो कहती है लव स्टोरी तेरी लव स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है। वो कहता है सुना? तो कहती है कि मैं ठाकुरों की लड़की हूँ और मुझे एक मियाँ भाई से प्यार हो गया है, मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा परिवार सब मेरे खिलाफ है, मैं सबकी भावनाओं को ठोकर मारकर इतिहास रचने जा रही हूँ, और मुझे जिस मियाँ भाई से प्यार हुआ है मैं उससे निकाह करने के लिए इसी वक्त घर से भागी हूँ और मैं उसके पास जा रही हूँ। उसी वक्त फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, कैमरा जूम होता है हीरोइन के ऊपर और हीरोइन डायलॉग देती है कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है, कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी जो 13-14 साल की बच्ची हमारे घर में है, जो सारा अली खान की फैन है, जो ये फिल्म देख रही है, वो क्या सोचती है? क्योंकि मैं लव जिहाद पे कार्य कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा लव जिहाद का सेंटर जो बन चुका है, इजी सेंटर, वो बन चुका है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में ये भारत की सो कॉल माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बैठी है, वो नाम बदलकर अब्दुल अजय बनकर भी हमारी लड़की को फंसा रहा है और वो सही नाम रखकर भी हमारी लड़की को फंसा रहा है। तो उसको लगता है जो हमारे घर में 13-14 साल की बच्ची है, बच्चों के बीच में इंटरनल कंपटीशन हो रहा है, ये एज में हार्मोन्स चेंज होते हैं, विपरीत व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है। हम बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने से रोक नहीं सकते, हम बच्चों को कह नहीं सकते कि नहीं तू प्यार मत कर, हम प्यार करने का मना भी नहीं कर सकते, मगर प्रेमी कैसा होना चाहिए ये तो हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। करते क्या ये लोग? कंपटीशन चल रहा है, 13 साल की बच्ची 14 साल की लड़की को छेड़ती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और वो सारा अली खान को देख रही है, वो फिल्म बॉलीवुड की देख रही है कि हिंदू होके हिंदू बॉयफ्रेंड मत बनाओ, यदि आपको इतिहास में छप जाना है तो आप किसी मियाँ भाई से प्यार करो तो आप छप जाओगी इतिहास में। बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, 13-14 साल का बच्चा ही होता है। मेरे पास जो लव जिहाद के केसेस आते हैं, ग्राउंड पर तो आते ही, हम संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, मगर इंस्टाग्राम से हमारे पास जो केस टोटल आए हैं उसमें 95% बच्चियों के जो केसेस है उसमें बच्चियों की उम्र है 13 और 14 वर्ष की। हमारी बच्ची अब्दुल के जाल में फंस चुकी है, वो अब्दुल उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका रोज शोषण कर रहा है, और वो बच्ची घर में अपने माता पिता को ये बात बता भी नहीं रही है, वो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर ढूंढती है काजल हिंदुस्तानी को, क्योंकि किसी ने कहा होता है कि दीदी तेरे को इसमें से बाहर निकालेगी। क्यों हमारे बच्चे अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कर पा रहे हैं? जनरेशन गैप हो रहा है, हमें ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि जनरेशन गैप कितना होना चाहिए। हमारी बेटी 13-14 साल की, उसका रोज अब्दुल बलात्कार कर रहा है, उसके फ्रेंड्स उसका बलात्कार कर रहे हैं, उसके फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण हो रहा है, और वो बच्ची खुलकर अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बता पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मुख्य केंद्र है क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है, और माताएं, पिता जो है वो अपने काम में व्यस्त, माताएं काम में व्यस्त है, और यदि हाउस मेकर है माताएं तो घर के काम में व्यस्त, और थोड़ा समय मिल जाता है तो एकता कपूर की सीरियल देख लेती है। साथ में रहना नहीं है क्योंकि परिवार व्यवस्था खत्म कर दी गई है।
दादी नानी की कहानियां सुनाने वाला कोई रहा नहीं। बच्चों को योद्धा नारियों की कहानी कौन सुनाएगा? बच्चों को कौन बताएगा कि जीजा माता ने क्या किया था? बच्चों को कौन बताएगा कि रानी नायका देवी का इतिहास क्या है या रानी हदी रानी का इतिहास क्या है? आप में से कितने लोगों को हदी रानी के विषय में पता है यहाँ पर जो उपस्थित है? यदि कोई बता पाए।